गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू वोकैब 24। मैं हूँ श्वेता आपके साथ। 2 बज चुके हैं, चलिए शुरू करते हैं अपना क्विज़ और देखते हैं कि हमारे आज के क्विज़ में क्या नए क्वेश्चंस हैं जो हमें सीखने हैं, और उसी के साथ-साथ हम अपनी प्रैक्टिस को एनहांस करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड इन टर्म्स ऑफ पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन दैट कम्स इन योर एग्जाम। Whatever exam you are gonna give, whether it is bank or a post office or any exam, the pattern of English exam will be same. So let's take our first question and begin our quiz. But before I begin, what you can do, you can subscribe my channel, press the bell icon so that you don't miss upon the latest updates. In the description box, you can have the links for Telegram channel as well as for the Vocab 24 application. Go and access both of them and start your learning and continue your learning with Vocab 24. And at this point, let's have our first question. The first question is, but before the question, we have to read the instruction. And the instruction are saying, out of the given alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the given word. If it is being asked to you, the meaning, you have to tell the synonyms. What you have to tell? You have to tell the synonym. Sorry, synonyms लिख दिया है मैंने, synonyms हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। Disenchanted. The options are disgruntled, disappointed, mesmerized, enmeshed, languished. क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा disappointed। आज हमने कर लिया है अपने वोकैब के सेशन में, जिसमें क्या था, डिसएंचेंटेड का मतलब था कि किसी चीज़ से आपका मन हट जाना या फिर क्या होना, निराश होना। तो डिसअपॉइंटेड क्या होता है, निराश होना। यहाँ पर हमने सुबह हताश वर्ड को देखा था। हताशा और निराशा भी एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। उसी तरह से डिसएंचेंटेड और डिसअपॉइंटेड भी एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। डिसग्रंटल्ड क्या होता है? डिसग्रंटल्ड होता है कि आप क्या हैं, असंतुष्ट हैं किसी चीज़ से। डिसअपॉइंटेड, आप निराश हैं। मेस्मराइज्ड होता है मंत्रमुग्ध होना। और फिर है एनमेश्ड, वो होता है उलझा हुआ। और फिर है लैंग्वेज, जिसका मतलब होता है निस्तेज हो जाना। यानी कि किसी चीज़ में बहुत पावर है, ग्लो है, वो चीज़ खराब हो जाए तो वो लैंग्वेज्ड हो जाती है। देख लीजिए आप अपना आंसर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। और डिसएंचेंटेड का यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है, disappointed by someone or something previously respected or admired। सुबह मैंने वर्ड को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था। आप वो कैब वाला जो हमारा सेशन है उसको ज़रूर अटेंड करिए। वो 10 बजे आता है, बट आपको टाइमिंग याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्या करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। उसकी वजह से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा सेशन जो है वो लाइव हो चुका है। उसी के साथ साथ क्या है, वहाँ पर मैं हर वर्ड को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करती हूँ, जिसकी वजह से अगर आप सेशन अटेंड करते हैं तो आपके दिमाग में जो वर्ड है वो बहुत अच्छी तरह से एनग्रेव हो जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है वर्ड्स को लर्न करने के लिए। वो हार्डली आधे घंटे का सेशन होता है, मोस्टली मोस्टली उससे कम भी होता है। तो आपको क्या करना है, उसको अटेंड करना है, अपनी वोकैब्स को स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, अगर आप रीडिंग सेक्शन में कुछ करना चाहते हैं, या फिर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं, बिजनेस भी आज के टाइम में अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। और इंग्लिश कैसे बनती है, वो कैब्स को मिला मिला कर ही तो बनती है। तो वो कैब्स को सीखते चलिए, अपनी इंग्लिश को अच्छा करते चलिए और अपने आप को ग्रो करते चलिए। अब हम क्या करते हैं, आगे आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। द सेकेंड क्वेश्चन इज इरोड। इंस्ट्रक्शन याद रखना है कि यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। ठीक है, चलिए। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रेक्ल्यूड, प्रिटेंड, अपब्रेड, कंजर्व, वील्ड। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही ऑप्शन आपका, अपब्रेड हो जाएगा। इरॉड का मतलब मैंने सुबह आपको बहुत अच्छे से समझाया है, जिसका मतलब था धीरे धीरे से करके किसी चीज़ का ख़राब होना, कम होना, ख़त्म होना। और अपग्रेड मैंने आपको पहले भी बताया है, ए बी वर्ड जहाँ पर भी आता है वो क्या दिखाता है, चीज़ों को ख़त्म करने से, ख़राब होने से, बंद होने से दिखाता है। तो अपग्रेड जो था वो चीज़ों के ख़त्म होने को, ख़राब होने को, कम होने को दिखा रहा था। प्रिक्ल्यूड क्या होता है, प्रिक्ल्यूड होता है आपका किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको प्रिक्ल्यूड कह सकते हैं। प्रिटेंड का मतलब बनावटीपन से है। कंजर्व का मतलब है किसी चीज़ को अच्छी तरह से रखना। तो कंजर्व आपका यहाँ पर क्या है, इसका एंटोनिम फ्रेम कर देता है, यानी कि इसका ऑपोजिट बन जाता है।
और फिर आता है आपका वीएल, इसका मतलब होता है फिर आना इधर-उधर, ठीक है? चलिए, ऑप्शन चेक कर लीजिए, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट और ये एक वर्ब है आपका, इसका मीनिंग लिखा हुआ है इरोड का, ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय और बी ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड, धीरे-धीरे खत्म हो जाना या खत्म कर देना। आगे देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, ट्राउंस। ट्राउंस वर्ड हमारे एडिटोरियल में भी आया था, एडिटोरियल मॉर्निंग में आता है 8 AM पे, उसको ज़रूर अटेंड करिए। द हिंदू का एडिटोरियल कवर हो रहा है, उसको अटेंड करिए। आज का एडिटोरियल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मैं उसका लिंक जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। और आज का एडिटोरियल कुछ ज़्यादा ही अच्छा था क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव था और प्लस करंट के लिए तो रहते ही एडिटोरियल्स, वो अमेरिका के इलेक्शन को उन्होंने डिस्क्राइब किया था और लेकिन सिर्फ करंट सिचुएशन को नहीं, उन्होंने पूरा पास्ट में जाके चीज़ों को बताया है। तो और किस तरह से अमेंडमेंट्स हुए, चेंजेस हुए और क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, उसको ज़रूर अटेंड करिए। अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको एडिटोरियल का नोटिफिकेशन मिल जाए। जो एडिटोरियल मैं आपको पढ़ाती हूँ वो वोकैब 24 के एप्लीकेशन पर भी मिल जाता है, तो आप वहाँ पर भी जाइए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को शुरू रखिए। वहाँ से एडिटोरियल पढ़िए, वहाँ पे आपको टैब मिल जाते हैं, वर्ड को आप जितनी बार टैप करेंगे आपको मीनिंग मिल जाएगा। और अगर आपकी प्राइम मेंबरशिप है तो आपको अनलिमिटेड टैब्स मिल जाते हैं, तो आप कितना भी जो है अपने वर्ड्स को टैप करिए, आपको मीनिंग पता चलता रहेगा। तो वहाँ से आप पढ़िए। अगर बाय द वे आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको रिजॉल्व करूँगी। आई यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप आंसरिंग टू द कमेंट्स, तो आप मुझे बताइए, उसको मैं रिजॉल्व करूँगी। और अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, सिनोनिम कर रहे थे, ठीक है। चलिए, ट्राउंस था वर्ड हमारा। फर्स्ट ऑप्शन इज क्रंच, राउट, रिबाल्ड, सेव, स्वर्व। क्या हो जाएगा, ट्राउंस का मतलब क्या था, बहुत किसी चीज़ की वो कर देना, ख़राब कर देना किसी चीज़ को, बहुत बुरी हार। या सुबह मैंने आपको एक वर्ड बताया था फजीहत, अगर फजीहत वर्ड भी किसी को पता है तो उसको समझ में आ जाएगा कि ट्राउंस क्या है, यानी कि बुरी तरह से हरा देना, पराजित कर देना, ख़त्म कर देना। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, सिंस आपसे सिनोनिम पूछा गया है तो आपका राउट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, हमने सुबह भी देखा था। क्रंच का क्या मतलब होता है, किसी भी तरह का संकट होता है। रिबाल्ड का मतलब रूड होने से होता है। सेव का मतलब होता है सहेजने से और स्वर्व का मतलब होता है भटकने से। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्राउंस का मीनिंग लिखा हुआ है डिफीट हेविली इन अ कॉन्टेस्ट। आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट वी हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शन एंड द इंस्ट्रक्शंस आर सेइंग आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग। अगर आपसे ऑपोजिट पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, एंटोनिम्स बताने हैं। अगर आपको एंटोनिम, सिनोनिम, एग्जाम्पल सब कुछ जानना है तो आप सुबह मेरे साथ सेशन अटेंड करिए, 10 बजे जो वोकैब का आता है आपको वहाँ पर हर चीज़ मिलेगी। अभी देखते हैं अपना क्वेश्चन, नॉच। नॉच वर्ड भी वोकैब में आ चुका है। क्या है ऑप्शंस, सेक्लूड, अटेन, स्कैरिलेज, इसको सार्किलेज भी आप बोल सकते हैं, सैक्रिलेज भी बोल सकते हैं, जैसे सैक्रेड वर्ड होता है आप उस तरह से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, सैक्रिलेज, मिस, डेल। क्या हो जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन, आपका हो जाएगा मिस, सिंस आपसे क्या पूछा है, ऑपोजिट पूछा है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को याद करके चलना है। सेक्लूड का क्या मतलब होता है, एकांत होने से होता है, सेक्लूजन में लोगों को भेज दिया जाता है ना, एकांतवास में। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना। सैक्रिलेज का मतलब होता है अपवित्रीकरण। सैक्रेड वर्ड जैसे होता है उसका मतलब होता है पवित्र, लेकिन सैक्रिलेज है तो अपवित्र, अपवित्रीकरण से हो जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब वर्ब होता है, यानी किसी चीज को पवित्र ना रहने देना, खराब कर देना, तो क्या हो जाएगा, सैक्रिलेज हो जाएगा। और डेल्व है आपका किसी चीज में बहुत तल्लीनता से पढ़ाई करना, यानी कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना। जैसे अगर आप मेरे साथ यहाँ पे सेशन अटेंड कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आपका बहुत मन लग रहा है, मन लग रहा है पढ़ाई में, तो हम कह सकते हैं कि आप यू आर डेल्विंग इन दिस सेशन, कि आप बहुत तल्लीन हैं इस सेशन में। आगे आते हैं, ऑप्शन चेक कर लीजिए, डी ऑप्शन इज करेक्ट और नॉच का मीनिंग लिखा हुआ है स्कोर और अचीव, और अगर आपने मिस कर दिया है तो आपने स्कोर नहीं किया है। आते हैं अपने फिफ्थ वर्ड पे, क्रॉस की बात कर रहा है, ये वर्ड भी हमारा आज के एडिटोरियल में आ चुका है, वो कैब सेशन में भी मैंने कवर किया था। ऑप्शंस आर पैंग्स, रेसेंड, रेस्पाइट, एलीट, एस्पॉज। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही ऑप्शन आपका, रेस्पाइट हो जाएगा, क्योंकि थ्रॉस का मतलब था क्या, कि बहुत ज़्यादा अगर किसी को पेन हो रहा है या फिर इतना दर्द जितना कि उसकी क्या है, जान निकल जाए, या फिर जब कोई डेथ स्टेज पे आ जाता है और उसको कोई तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, थ्रॉस।
लेकिन थ्रॉस हमने और सेंस में भी देखा था कि कोई ऐसी तकलीफ है जो कि आपको लग रहा है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तब भी आप थ्रॉस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रेस्पाइट का क्या मतलब होता है? रेस्पाइट का मतलब होता है राहत या मोहलत। तो अगर आपको किसी चीज़ से राहत है, तकलीफ नहीं है, तो उसका एंटोनिम फ्रेम हो जाएगा। पैंग्स होता है आपका कष्ट, फिर होता है आपका रेसेंट, रेसेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना, और एलीट होते हैं आपका विशिष्ट वर्ग जिसको कहते हैं, और एस्पाउस का मतलब होता है समर्थन करना। अभी यहाँ पे देखिए आप स्पाउस लिखा हुआ है, स्पाउस का मतलब क्या होता है? पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, कोई भी क्या है एक दूसरे के स्पाउस हैं। तो स्पाउस को आप क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं ना, अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो समर्थन दे रहे हैं अपना, इसलिए एस्पाउस को आप वर्ड को इस तरह से याद कर सकते हैं जिसका मतलब होता है समर्थन। ऑप्शन चेक कर लीजिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट, और यहाँ पे थ्रॉस का मीनिंग लिखा हुआ है, वायलेंट पेन्स स्पेशली एट द मोमेंट ऑफ डेथ। आते हैं सिक्स वर्ड पे, स्केप्टिसिज्म। ऑप्शंस आर डबियसनेस, इल्यूसिव, श्योरनेस, लाइजन एंड देन वेरासिटी। क्या हो जाएगा? डबियसनेस हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डबियसनेस इसका एंटोनिम है। क्या था स्केप्टिकल का मतलब? संदेहवाद से था स्केप्टिसिज्म का मतलब। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग में मत कंफ्यूज होइएगा, अमेरिकन इंग्लिश में के होता है, अगर ब्रिटिश इंग्लिश की बात करेंगे तो सी होता है। तो इंडिया में आपको हो सकता है कि बहुत बार जो है वो के की जगह सी मिल जाए, क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश को ज़्यादा फॉलो करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था, ये ऑटो करेक्ट की वजह से हो गया, क्योंकि जो हमारा वर्ड होता है वो अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से काम करता है, तो के ले लिया है। बट स्पेलिंग दोनों सही होती हैं, चाहे आप SCEPTCSIM ले लें या SKEPT ले लें, तो दोनों तरह से सही है। तो यहाँ पे एंटोनिम इसका क्या है? डबियसनेस नहीं, क्या है ये? डबियसनेस जो है इसका सिनोनिम सॉरी फ्रेम हो जाएगा। मैंने जो है एंटोनिम लिख दिया है, आपको सिनोनिम एंटोनिम बताना है। अब देखिए, इल्यूजिव हो सकता है। इल्यूजिव का क्या मतलब होता है? कोई चीज़ बहुत ही मायावी है, भ्रम है जिसमें बहुत ज़्यादा, तो इसका तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं बैठ रहा है। अब श्योरनेस की बात कर रहा है, क्या आप अगर किसी के बारे में संदेह नहीं करते हैं तो श्योर होते हैं? यस। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आता है आपका लाइसन। तो लाइसन तो हम पहले भी देख चुके हैं, संघ होता है। अगर हम ये बोले कि दे पीपल आर लाइसनिंग टुगेदर, तो क्या है? संघवाद में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। फिर है आपका वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई से। चलिए ऑप्शन चेक कर लीजिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट, और स्केप्टिसिज्म का मतलब लिखा हुआ है डाउट एज टू द ट्रूथ ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की सच्चाई पर डाउट करना। यहाँ पर हमारा सेगमेंट चेंज होता है एंड वी हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शन। डायरेक्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 9 के लिए। आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। यानी कि आपको क्या करना है? आपको करना है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है? यानी कि आपको कई सारे शब्दों के लिए एक शब्द का क्या करना है? चुनाव करना है। यानी कि बहुत सारे एक सेंटेंस जैसा लिखा होगा और एक वर्ड उसके लिए आपको बताना होगा। चलिए देखते हैं। लिखा है अ जर्नी स्पेशली अ लॉन्ग और मेंडरिंग वन। कोई एक बहुत लंबी जर्नी है अगर, या थका देने वाली है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? देख लीजिए ऑप्शंस में लिखा हुआ है, प्रेग्रीनेशन बोलेंगे आप उसको, एरगॉट बोलेंगे, कैप्राइस बोलेंगे, लिम बोलेंगे, इडेशियस बोलेंगे। क्या चीज़ बोलेंगे यहाँ पे? आप बोलेंगे उसको प्रीग्रीनेशन, ठीक है? ये इसका सही वर्ड है। अगर आप वोकैब 24 एप्लीकेशन को फॉलो कर रहे हैं और उसके प्राइम मेंबर हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम एग्जाम पैटर्न बेस पे आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, फिलर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पास्ट ईयर पेपर्स, ये सारी चीज़ें एग्जाम पैटर्न की जो होती हैं उनको कंपाइल करके देते हैं, तो आपके लिए लर्न करना आसान हो जाता है। सही ऑप्शन आपका ए है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अपने 8th क्वेश्चन पे आते हैं। शोइंग और रिक्वायरिंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। क्या है? अगर आपने किसी चीज़ पे बहुत गौर किया है या आप दिखा रहे हैं बहुत डिटेल में चीज़ों को, तो क्या बोलेंगे? कैरापुलस, फिनिकी, पॉपिश, डाइवर्स टीचर एंड देन एक्यूमेनिकल बोलेंगे। फिनिकी बोलेंगे। आपने कई बार सुना होगा ही इज़ वेरी फिनिकी, तो उसका क्या मतलब होता है कि वो क्या है? बहुत ज़्यादा डिटेलिंग पे ध्यान देते हैं, पर्टिकुलर हैं, या जो चीज़ जैसे होनी चाहिए वो वैसे ही करना चाहते हैं, तो उनको फिनिकी कह सकते हैं। अगर आप इसको जो है सन की वर्ड जो हिंदी का होता है वहाँ से याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं। अब लेकिन किसी गलत सेंस में मत चले जाइएगा यहाँ पे। थोड़ा सा तो एक्सट्रीम वर्ड होता है लेकिन बहुत नेगेटिव नहीं होता है। जैसे अगर किसी को सनक है कि वो सफाई करे,
तो ये बोल सकते हैं कि ही इज़ फिनिकी अबाउट द क्लीनलीनेस, या फिर वो नीट फ्रीक हैं तो नीट फिनिक कह सकते हैं, उसको फिनिकी बोल सकते हैं। फिर क्या है, मान लीजिए किसी को बहुत डिटेल में पर्टिकुलर है कि नहीं इस ड्रेस के साथ इस कलर के ही कपड़े पहने जाएँगे, तो आप क्या बोलेंगे? यही तो बोलेंगे ना, अरे क्या सनकी बना है ये। तो उसी तरह आप हिंदी इंग्लिश में भी बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ फिनिकी थिंग, यानी कि वो क्या है, फिनिकी हो रहे हैं अपनी बातों को लेकर। आगे देखते हैं, ऑप्शन चेक कर लीजिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं अपने 9th क्वेश्चन पर, फाइट विद। अगर आप किसी के साथ फाइट कर रहे हैं या किसी के साथ जद्दोजहद में लगे हुए हैं तो क्या होगा? डॉजियर, लैक्रीमॉस, लक्रुबेट, सॉरी लेक्यूब्रेट, एंड देन स्टाउश, एंड देन प्रोफिलगेट। क्या हो जाएगा? प्रोफिलगेट हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका ये है, प्रोफिलगेट, इफ यू आर फाइटिंग विद समथिंग। चेक कर लीजिए ऑप्शन, यहाँ पे डी लिखा हुआ है बट ओह सॉरी, यस अस्टाउश इज द करेक्ट वर्ड। आई एम सो सॉरी, आई टोल्ड यू द रॉन्ग ऑप्शन। स्टाउश ही आपका सही वर्ड हो जाएगा। मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से प्रोफिलगेट आ गया, बट स्टाउश जो है वो सही ऑप्शन है इसका। फाइट विद जो होगा वो स्टाउश का वन वर्ड सब्सटीट्यूशन स्टाउश फ्रेम करेगा फाइट विद का। आते हैं अपने 10th क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट वी हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? In each question below, 4 words are given in bold types. These are numbered as A, B, C, and D. One of these words printed in bold might either be wrongly spelt or inappropriate. यानी कि आपसे मिस स्पेल्ट और इनअप्रोप्रिएट की बात कर रहा है। अगर सब सही होंगे तो आपको ऑल करेक्ट पे मेंशन कर देना होगा। मिस स्पेल्ट का क्या मतलब है कि आपको स्पेलिंग चेक करनी होगी उन वर्ड्स की जो कि हाईलाइट किए गए हैं, या फिर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्टिसिपल, और या फिर फ्रेम ऑफ वर्ब, या फिर आपको ऑक्सिलरीज यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स चेक करनी होंगी। आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है? बिसाइड्स द इशू ऑफ कंपनसेशन इटसेल्फ, द वे ऑफ एंटायर एपिसोड हैज बीन मैनेज्ड स्मैक्स ऑफ गेमिंग and strategy in a period of crisis which does not augur well for the future of the union state relationship. All correct हो जाएगा यहाँ पर? हाँ, ऑल करेक्ट है। देखिए, कंपनसेशन की स्पेलिंग सही है, स्मैक्स की स्पेलिंग जो है सही है, मैनेज्ड स्मैक्स हो जाएगा। स्मैक का मतलब क्या होता है? जहाज़ों की बात करता है। फिर ऑगर होता है, ऑगर का मतलब होता है शुभ शुभ संकेत से। जैसे ऑस्पिशियस वर्ड होता है ना, उसका मतलब क्या होता है? शुभ होना। तो ऑगर भी उसी तरह से बना है, क्योंकि वर्ड में देखिए ए यू जो है वो कॉमन है, तो आप कहीं ना कहीं दिमाग में इस बात को रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? सब सही है, कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, in fact, reneging on the agreement by not recognizing the center's commitment will make states wary of any future reforms involving an agreement with the center. क्या हो जाएगा? साफ पता चल रहा है कि वेरी का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है? WARY केवल होता है। वेरी का मतलब क्या होता है? सावधान होने से होता है ना। तो क्या है, स्टेट्स जो हैं वो सावधान हो जाएंगी किसी भी तरह के फ्यूचर रिफॉर्म के लिए। तो यहाँ पे वेरी जो है वो सही वर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, सी वेरी इज द करेक्ट स्पेलिंग। वेरी का मतलब मैंने आपको बताया सावधान रहने से होता है। आगे आते हैं अपने 12th क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट वी हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शन। ब्लैंक की बात कर रहा है, पेयर की बात कर रहा है, तो क्या है? डबल फिलर की बात करेगा। यानी कि 2 फिलर्स जो है वो आपको दिए होंगे वर्ड में, और उनको क्या करना है? फिल करके आपको सेंटेंस जो है मीनिंगफुल बनाना होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, अ डैश ऑफ द एमएसपी डोमिनेटेड सिस्टम ऑफ द राइस एंड व्हीट shows that the stocks with the government are way above the dash stock norms. क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? आपका सही हो जाएगा परयूजल एंड बफर वर्ड आपका सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा देख लेते हैं। देखिए, परयूजल का क्या मतलब होता है? तो ये परयूज़ल का मतलब होता है, अगर आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी करते हैं, जाँच करते रहते हैं, तो आप उसको क्या बोलते हैं? परयूज़ल बोलते हैं, इंस्पेक्शन अगर कर रहे हैं। और बफर का मतलब होता है थोड़ा-सा एवरेज मेंटेन करके चलना, यानी कि जितनी चीज़ की आपको ज़रूरत है, उससे थोड़ा-सा आपके पास ज़्यादा है। चाहे वो टाइम हो सकता है, कोई किसी चीज़ की क्वांटिटी हो सकती है, या कुछ भी, तो आपका वो बफर कहलाता है। सेंटेंस में फिल करके देखते हैं क्या बोल रहा है। अ परयूज़ल ऑफ द एमएसपी डोमिनेटेड सिस्टम, यानी कि एक जांच की जाए एमएसपी डोमिनेटेड सिस्टम की, जिसमें कि राइस और वीट की बात करेगा, वो हमें दिखाता है, एक जांच जो की गई है वो हमें दिखाती है कि स्टॉक विद द गवर्नमेंट आर वे अबव, यानी कि गवर्नमेंट का जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा है, किससे?
द बफर स्टॉक नॉर्म से, यानी कि कितना स्टॉक बफर में रखना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा गवर्नमेंट के पास स्टॉक है। तो सेंटेंस जो है वो आपका मीनिंगफुल भी बन रहा है। चलिए, डिसमैंटलिंग को देख सकते हैं। डिसमैंटलिंग क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर कोई मशीन है, आप उसके अलग-अलग टुकड़े करके देख रहे हैं, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, डिसमैंटल कर रहे हैं, लेकिन अलग-अलग करने को, यानी कि ख़त्म करने को, ख़राब करने को, अलग करने को डिसमैंटलिंग आप बोल सकते हैं। स्कार्सिटी आपका कमी होता है, ट्रांज़िशन होता है बदलाव होना, लेकिन ट्रांज़िशन में हमेशा देखिए ट्रांस वर्ड आता है, तो मैंने आपको बताया है ना कि कोई चीज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, यानी कि किसी न किसी तरह के मूवमेंट को हमेशा दिखाता है ट्रांसवर्ड, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो जाए, चाहे वो ट्रांसमिट हो जाए। अब जैसे यहाँ पे ट्रांजिशन यूज़ किया है, तो ट्रांजिशन भी क्या होता है, इधर से उधर जाने को कहते हैं, लेकिन कभी-कभी इन्फेक्शन के ट्रांजिशन की भी हम बात कर लेते हैं ना। जैसे इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, तो अगर हम कोरोना वायरस के लिए ट्रांजिशन वर्ड को यूज़ करें, तो हम कर सकते हैं कि वायरस जो है वो, अगर हम मास्क नहीं पहनते हैं, हाथ नहीं साफ रखते हैं, सफाई से नहीं रखते हैं, ज़्यादा फिजिकल कॉन्टैक्टिंग में रहते हैं, तो क्या होता है, ट्रांजिशन हो सकता है वायरस का इधर से उधर। तो ट्रांस वर्ड को अगर आप याद रखेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि आपको मूवमेंट दिखाना है किसी भी चीज़ का। फिर सेस तो आपका वो होता है, टैक्स होता है। फिर है आपका प्रीएम्प्ट्री। प्रीएम्प्ट्री का मतलब होता है फाइनल, जो चीज़ एंड में हो, ख़त्म हो, फाइनल हो या क्लोज़र हो, तो प्रीएम्प्ट्री बोल देते हैं उसको। फिर है डिपोर्टेड, का मतलब है अलग कर देना, निकाल देना या चले जाना या उस जगह से हट जाना। जैसे पोर्ट है, पोर्ट का मतलब क्या होता है, सब एक जगह कलेक्ट होता है। लेकिन डीपोर्ट हो गया है तो कलेक्शन नहीं है, हल अलग कर दिया गया है, सबको बाहर कर दिया गया है या उस जगह से हटा दिया गया है। ट्रैक्शन होता है आपका, जैसे फ्रिक्शन होता है वैसा ही ट्रैक्शन होता है, यानी कि किसी भी तरह के घर्षण को दिखाता है। अगर वो रिलेशन में भी ट्रैक्शंस हो सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी हो सकते हैं। जैसे इकोनॉमी में इस समय क्या चल रहा है, ट्रैक्शन चल रहा है, मतलब कि इकोनॉमी हमारी कहीं ना कहीं किसी क्रंच से होकर गुजर रही है, तो ट्रैक्शन वर्ड को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। फिर है आपका डिसबर्स्ड, इसका मतलब होता है वितरित कर देना, बांट देना। ऑप्शन चेक कर लीजिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अपने 13 क्वेश्चन पे। बोल रहा है, the Delhi government has said that it will dash to the odd even policy if the city's pollution becomes dash. अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए रिजॉर्ट और ग्रेव तुरंत क्लियर हो जाएगा। रिजॉर्ट का मतलब होता है राहत होने से, मोहलत लेने से, और ग्रेव का मतलब होता है चीज़ों को और गंभीर हो जाना। तो यहाँ पे अगर हम वर्ड को फिल करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा, द दिल्ली गवर्नमेंट हैज सेड दैट इट विल रिजॉर्ट, कि वो रिजॉर्ट करेगी, उसका सहारा लेगी, उसकी राहत लेगी, उससे राहत लेगी, किसको, रिजॉर्ट करेगी टू द ऑड इवन पॉलिसी को। ऑड इवन पॉलिसी से क्या लेगी, फिर से राहत लेगी अगर सिटी में पॉल्यूशन जो है वो ग्रेव हो जाता है और गंभीर हो जाता है। तो क्या करेगी, ऑड इवन पॉलिसी को लॉन्च करेगी फिर से। परपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के अभिप्राय से, उसका सेंस क्या है। इंडल्ज का मतलब होता है इन्वॉल्व होने से, लिप्त होने से कहीं पर। गॉज का या गेज का मतलब होता है मापने से। जैसे मैंने आपको बताया था ना, फिजिक्स वाला स्क्रू गाज है, तो उसमें क्या होता है, उससे हम चीज़ों को मेजर करते हैं। स्क्रू गाज भी कह सकते हैं, स्क्रू गेज भी कह सकते हैं। फिर है डाइवर्टेड, यानी कि बदल देना, दिशा बदल देना। रिज़ॉर्ट मैंने आपको बता दिया। एप्रीहेंड का मतलब होता है पकड़ लेना किसी चीज़ को, और अप एंडेड का मतलब होता है कोई चीज़ जो होने वाली है। फिर एक्सेस है आपका, एक्सेस आपका प्रवेश से हो सकता है, परमिशन से हो सकता है। और एक्सिलरेटेड आपका है किसी चीज़ को स्पीड अप कर देने से, जैसे कि एक्सिलरेशन व्हीकल्स में होता है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट, रिजॉर्ट एंड ग्रेव। आते हैं अपने 14 क्वेश्चन पे। The MPC's dash led to a dash of studies and conferences to deliberate on well-known international examples and possible alternatives for India. क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए यहाँ पे फियास्को और स्पेट हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। क्यों हो जाएगा वो देख लेते हैं। देखिए फियास्को का क्या मतलब होता है, फियास्को का मतलब होता है किसी चीज़ की असफलता से, और स्पैट का मतलब होता है उफान से, यानी कोई चीज़ बहुत ही उफान पे है, तेज़ी पे है अपनी। तो एमसीबीज फियास्को, यानी कि एमसीपीज की एमपीसीज की जो असफलता है, लेड टू अ स्पैट ऑफ द स्टडीज, यानी कि उसने एक उफान पे शुरू कर दिया स्टडीज करने को, कॉन्फ्रेंस करने को, और जो कि डेलिबरेटली थी ऑन वेल नोन इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स एंड पॉसिबली ऑल्टरनेटिव फॉर इंडिया। यानी कि एमपीसी की क्या थी, जो असफलता थी, उसकी वजह से एक स्पैट जो है उफान पे आ गया कि स्टडीज़ करिए, कॉन्फ्रेंसेस करिए, और भारत के लिए कोई और दूसरा ऑल्टरनेटिव आप निकालिए।
फोकस का मतलब है ध्यान देने से, थ्राइविंग का मतलब है किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा होने से या फिर संपन्नता को भी थ्राइविंग दिखाता है। फ्रॉट वर्ड होता है आपका भरा हुआ, रीइटरेशन आपका दोहराने से है, फिजिबिलिटी है किसी काम को कर सकने का क्या क्षेत्र है या क्या उसको कर पाने की प्रैक्टिकलिटी है, और एनकम्पास का मतलब है चारों तरफ से घिरा हुआ या फिर शामिल कर लेना, इन्वॉल्वमेंट को भी दिखाता है एनकम्पास। देख लीजिए ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। आते हैं अपने 15 क्वेश्चन पे, बट बिफोर 15 क्वेश्चन वी हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शन एंड द इंस्ट्रक्शंस आर सेइंग रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेयर देयर इज एनी ग्रामेटिकल और इडियोमेटिक एरर, यानी कि क्वेश्चन आपका किस चीज़ का होगा, एरर डिटेक्शन का होगा। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी होता है, लेकिन अगर आपको ग्रामर के सारे रूल्स पता हैं तो ये क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको फुल मार्क्स देकर जाता है। कुछ क्वेश्चंस कल मैंने आपको बताए थे, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम एंड फ्रेजेस हैं, और आपका एरर डिटेक्शन हो गया, या सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। दूसरी बात क्या होती है, इनमें स्कोर करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जैसे इडियम और फ्रेजेस हो गए आपके, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, एंटोनिम सिनोनिम हो गए, ये सब लर्न करने की बातें हैं। अगर आपने लर्न किया है, अगर आप अपने एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, आपने लर्न किया है चीज़ों को, तो आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और इनमें आपके पूरे पूरे मार्क्स भी आते हैं, यहाँ पे मार्क्स कटने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि कोई इफ एंड बट नहीं होता है। एक चीज़ का जो सही आंसर है वही हो सकता है ना। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में होता है कभी कभी कि हम अपनी सोच से कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं कि हमने क्या मीनिंग निकाला उससे, तो उसमें चांसेस हैं कि क्वेश्चन जो है गलत हो सके। हालाँकि क्वेश्चन इस तरह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज यही इस तरह से लिया जाता है कि बहुत ज़्यादा उसमें इफ्स एंड बट ना बने, क्योंकि गलत ना हो आंसर सबके, जनरलाइज़ तरीके से पेपर जो है वो फ्रेम होता है, बट फिर भी उसमें चांसेस होते हैं। बट ये जो क्वेश्चन होते हैं इनमें तो कोई चांस नहीं है। अगर आपने लर्न किया है, अगर आपने पढ़ाई की है, तो आप सीधा-सीधा आंसर सही मार्क करके आएँगे और आपको पूरे-पूरे मार्क्स मिल जाएँगे। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर मास्टर करिए, और वो कैप 24 पर आपको ये सारे मिल जाएँगे। आप उसकी प्राइम मेंबरशिप ले लीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। आते हैं अपने 15 क्वेश्चन पे। बोल रहा है, द 1970s was a decade marked by an energy crisis sparked by oil price hikes, high inflation, economic downturn and rising unemployment। आज के एडिटोरियल का सेंटेंस है, सब चीज़ सही है। देखिए, was a decade marked by, was के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ की है, अगर पैसिव में था सही लिखा हुआ है। बाई एन एनर्जी क्राइसिस स्पार्क्ड, देखिए बाई के सेंस में अगर आप यहाँ देखेंगे तो स्पार्क की बात करेगा। पहली बात तो बाई के सेंस में नहीं आपको देखना है, क्योंकि सेंटेंस जो है आपका पास्ट में चल रहा है, तो सेकेंड फॉर्म यूज किया है, ठीक है। ऑयल प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। हाई इन्फ्लेशन, कोई गलती नहीं है। इकोनॉमिक डाउनटर्न में तो कोई गलती नहीं हो सकती, वर्ड्स ऐसे हैं जैसे लिखे होते हैं वैसे ही हैं, इनमें कोई चेंज ही नहीं होना है, क्योंकि स्पेलिंग एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन मिस स्पेल्ड का तो है नहीं, ग्रामर आपको चेक करनी है। एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अब यहाँ पे आपको लग सकता है कि क्या है, गलती है क्योंकि सारा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है ना। सेंटेंस अगर वॉज में चला गया है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि वॉज के साथ भी तो हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं ना, तो सेंटेंस आपका पूरी तरह से सही है, कोई गलती नहीं है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ई ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज नो एरर। आते हैं अपने 16th क्वेश्चन पे। For 2020, in any event, the ballot papers are already printed and millions of postal ballots were cast when the question surfaced। क्या है, देखिए कास्ट वर्ड जो है आपको लगेगा कि वर यूज किया तो कास्टेड कर ले, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये हमेशा इसी तरह से रहता है, इसमें कभी कोई चेंज नहीं आता है, तो ये सही है यहाँ पर। देखिए फॉर 2020 इन एनी इवेंट, तो यहाँ तो कोई गलती ही नहीं हो सकती है, क्योंकि स्पेलिंग में तो गलती देखनी नहीं है, और ग्रामर में कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि नाउन अगर शुरुआत में पूरा सब्जेक्ट में नाउन ही नाउन भरा हुआ है तो हमें बहुत ज़्यादा उसमें एरर के चांसेस नहीं मिलते हैं। फिर है आर के बाद हमें चेक करना होगा। देखिए जहाँ से ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब आती है वहाँ से चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एरर के, कभी कभी पहले भी हो सकते हैं बट वहाँ से बढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद से ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। क्या है, आर ऑलरेडी प्रिंटेड। अब देखिए ऑलरेडी तो यहाँ पे आपका एडवर्ब की तरह से आया है, तो उसको तो हमने फिल कर दिया, क्योंकि हमारा ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में क्या था, हम एडवर्ब को फिल करते हैं अगर आता है हमारा, जो कि टाइम को दिखाता है। ऑलरेडी का क्या मतलब है, टाइम को दिखा रहा है ना, कोई चीज़ पहले से ही हो रखी है। एडवर्ब का सेशन जो मैंने लिया था उसमें मैंने ये चीज़ आपको सिखाई थी कि अगर हमारा जो टाइमिंग को दिखाने वाला एडवर्ब होता है, वो दो वर्ब में अगर दो पोर्शंस होते हैं, यानी कि ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के, तो हम मेन वर्ब और ऑक्सिलरी के बीच में अपने एडवर्ब को फिट करते हैं।
तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो बीच में आ जाएगा। अब आप आर के बाद देखिए प्रिंटेड यूज कर लिया है तो सही है, थर्ड फॉर्म यूज होगी। एंड मिलियंस ऑफ पोस्टल बैलेट्स वर कास्ट, मैंने आपको बता ही दिया कि एज इट इज रहेगा व्हेन द क्वेश्चन सरफेस्ड। और देखिए पास्ट टेंस में बात की है तो इन्होंने सेकेंड फॉर्म की बात कर ली है, तो बिल्कुल क्या है, सेंटेंस आपका सही है, कोई गलती नहीं है। इसी तरह से देखिए आपके लिए पता है चीज़ें बहुत आसान करके दी होती हैं। अभी आप पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं ना तो आपको गलती करने के चांसेस ज़्यादा थे, लेकिन जहाँ जहाँ पे स्लैश लगे हुए हैं वहाँ वहाँ से आप सेंटेंसेस को डिवाइड करिए और अपने सेंटेंसेस को समझिए। जैसे अभी मैंने बताया ना आपको, हर सेक्शन को अलग अलग हमने चेक किया, तो आप अलग अलग चेक करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं रिलेट तो करना ही पड़ता है, क्योंकि सेंटेंस तो एक पूरा ही है ना, अदरवाइज तो हम चेक ही नहीं कर पाएंगे कि सही है क्या गलत है। रिलेशन को चेक करते हैं तभी तो पता चलता है ना, लेकिन सेगमेंट में अगर आप चेक करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है। चलिए ऑप्शन चेक कर लीजिए, ई ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं 17 क्वेश्चन पे। बोल रहा है द इलेक्टोरल कॉलेज विल बी डैश गाइडेड बाय टू पॉलिटिकल पार्टीज सिंस डैश द प्राइमरीज प्रोसेस ऑफ अनॉइंट कैंडिडेट्स इज देयर जेलसली गार्डेड प्रिजर्व। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेंटेंस आपका देखिए गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि क्या है, अनॉइंट जो है ना वो अनॉइंटिंग के साथ रिप्लेस हो जाएगा। अनॉइंट का मतलब हमने क्या देखा था, सुबह हमने अनॉइंट जो वर्ड को जो है देखा था और हमने देखा था कि उसमें क्या मीनिंग था उसका। तो यहाँ पे आपको ये लगेगा कि ऑफ के बाद हम जो है आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ऑफ के बाद हमको एक नाउन की जरूरत पड़ती है। अब अनोइंग तो आपका वर्ब होता है, तो अगर आपको इसको नाउन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, आप इसको जिरंड में कन्वर्ट करेंगे। जिरंड आपका क्या होता है, जिरंड होता है जब किसी वर्ब को आप आईएनजी फॉर्म में लगाकर एज अ नाउन यूज करते हैं तो वो आपका जिरंड कहलाता है। और ऑफ के बाद हम आईएनजी फॉर्म लेते हैं नहीं, ऑफ के बाद हम नाउन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर अनॉइंट लिखा है यानी कि वर्ब को ही आपको एज अ नाउन यूज करना है तो आप उसमें आईएनजी लगाएंगे और जिरंड की तरह से वर्ब को यूज करेंगे और फिर आपका सेंटेंस जो है वो सही होगा। समझ में आई बात। ऑफ के बाद नाउन लगेगा। सिंस यहाँ पे अनॉइंट था, अनॉइंट क्या था, वर्ब था। अगर वर्ब था तो हम उसको नाउन में कन्वर्ट करेंगे। वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आप उसको जिरंड में बनाएं। और जिरंड क्या होता है आपका, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि नाउन की तरह से यूज होती है, तो वो आपकी जिरंड हो जाती है। जब ये नाउन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑफ के साथ आएगा तो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी क्या है, गलती है, और ऑफ के बाद अनॉइंटिंग होगा तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक कर लीजिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अनॉइंट विल बी रिप्लेस्ड बाय अनॉइंटिंग एज आईएनजी फॉर्म इज रिक्वायर्ड इन द सेंटेंस। और आईएनजी फॉर्म क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपको नाउन की जरूरत है। और अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म को आप कन्वर्ट करते हैं नाउन के लिए तो वो जिरंड कहलाती है। आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन पे। बट बिफोर 18 क्वेश्चन वी हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शन, एंड द इंस्ट्रक्शन इज अबाउट इडियम एंड फ्रेजेस, यानी कि आपको इडियम एंड फ्रेजेस का मीनिंग बताना है। चलिए देखते हैं। वन फॉर द बुक्स, ऑप्शंस आर काइंड हार्टेड, आउटस्टैंडिंग इवेंट, डिलीवरी ऑन टाइम, टू इरिटेट, टू एक्ट ग्रीवियसली। देखिए क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग इवेंट हो जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए अगर लिखा है वन फॉर द बुक्स, ये जो है ये किताबों के लिए है। इसका क्या मतलब है, कोई ऐसी चीज़ है जो इतनी अच्छी है कि उसका मेंशन होना चाहिए किताबों में, या उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। देखिए अगर अकाउंट्स वाले स्टूडेंट्स होंगे तो वो समझते होंगे ना कि बुक्स को हम लोग जो है वो रिकॉर्ड के सेंस में भी देखते हैं। यानी कि जैसे बुक कीपिंग हम करते हैं अगर कॉमर्स में, तो क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो अगर किसी चीज़ के रिकॉर्ड मेंटेन करने की बात कह रहा है तो वो बहुत ही अच्छा होगा तभी तो बोलेंगे ना। तो आउटस्टैंडिंग इवेंट यानी कि बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा अगर कोई इवेंट है तो उसको क्या है, बुक्स में जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई डांस परफॉर्मेंस देखी एंड यू सेड दैट दिस डांस परफॉर्मेंस वाज फॉर द बुक्स, यानी कि क्या मतलब हुआ, ये डांस परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, ये इतनी अच्छी थी कि किताबों में लिखी जानी चाहिए, इसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। वैसे वो कैब 24 के एप्लीकेशन को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ऑप्शन चेक कर लीजिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे आते हैं 19 क्वेश्चन पर। फ्रेंच लीव की बात कर रहा है। अब इसमें ऐसा वर्ड है कि आपको एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए मैं पढ़ती हूँ। प्रोड्यूस नो एफर्ट एक्सेप्ट ह्यूमिलिएशन, हम्बल अपॉलजी, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, और फिर क्या है, एफर्टलेस।
तो देखिए, लीव यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको थोड़ा-सा हिंट मिल रहा है कि आप क्या है छुट्टी पर जा रहे हैं। अब एब्सेंस अगर होती है तो आप क्या होता है प्रेज़ेंट नहीं होते हैं, लीव पर होते हैं, तो यहाँ से आप सेंस निकाल सकते हैं। लेकिन हमेशा आपको सेंस नहीं मिल पाएगा क्योंकि इडियम अगर है तो इडियम है वो। यानी कि आपको मीनिंग हो सकता है कि आप डेराइव कर पाएँ, लेकिन डेराइव करने में भी बहुत दिमाग चाहिए। अभी मैंने आपको सॉरी दिमाग सबके पास है, मेरा कहने का मतलब है कि बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। एग्ज़ाम में आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है कि आप इतना सोच पाएँ और कनेक्शंस बिठा पाएँ। इसलिए आप अगर लर्न करते चलते हैं, प्रैक्टिस करते चलते हैं तो क्या च होगा आपका सही हो जाएगा। मेरी बात को गलत ना ले लीजिएगा कि दिमाग चाहिए तो नहीं है किसी के पास, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में हमारे पास प्रेशर होता है और एग्ज़ाम कंप्लीट भी करना होता है। तो वहाँ पे अगर हम दिमाग लगाने बैठ जाएँगे कि क्या ट्रिक हो सकती है, क्या नहीं, तो हम कहीं न कहीं मिस कर सकते हैं चीज़ों को। तो क्या है आपको लर्न करते चलना है और प्रैक्टिस करते चलनी है। प्रैक्टिस मैं आपको क्विज़ में करा रही हूँ, लर्न आप वो कैप 24 के एप्लीकेशन से कर लीजिए। अब यहाँ पे जो है जैसे मैंने आपको एब्सेंस वाली बात बताई, तो अभी मैंने आपको तुरंत बता दी तो आपको स्ट्राइक कर गया। लेकिन एग्ज़ाम में प्रेशर के कारण हो सकता है कि आपको स्ट्राइक ना करे, इसलिए आप पहले से चीज़ों को लर्न करते चलिए। तो एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन अगर दे रहा है, तो फ्रेंच लीव की बात कर रहा है क्योंकि लीव और एब्सेंस एक दूसरे के साथ रिलेट हो रहे थे। ऑप्शन चेक कर लीजिए, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन पे, वे टू गो क्या है मतलब? अगर आप क्या हैं तैयार हैं वो काम करने के लिए, बिल्कुल रेडी हैं, तो क्या कहलाएगा वो? देख लेते हैं। कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, डेवलप स्किल्स, मैनिपुलेट समवन, डिजायर्ड रिजल्ट, यूज टू टेल समवन दे हैव डन वेल। क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए, क्या है कि अगर आपने क्या किया हुआ है किसी चीज़ में आप बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं कि अब ये काम हो सकता है, तो वही हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है यूज़ टू टेल समवन दे हैव डन वेल, यानी कि क्या है अगर किसी ने बहुत अच्छा काम कर लिया तो आप उसको बोल देंगे क्या वे टू गो, क्या है तुमने बहुत अच्छा काम किया है आगे बढ़ो। तो ये था हमारा क्विज। अभी क्या करेंगे सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या चीज़ है जो नहीं समझ में आ रही है, क्या आ रही है समझ में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है या सब कुछ समझ में आ रहा है, बिकॉज़ कुछ नहीं समझ में आने वाला कंडीशन थोड़ा-सा इम्पॉसिबल हो जाता है और सब कुछ समझ में आने वाला स्टेट ये हो सकता है दैट नो स्टडी एंड नो कन्फ्यूजन। तो इन दोनों स्टेट से बाहर निकलना है, अपनी चीज़ों को बताना है। धीरे-धीरे से हम क्विज़ को लाइव करने के बारे में सोच रहे हैं, उसको लाइव करेंगे तो कनेक्टिविटी मेंटेन हो पाएगी और फिर हम देखेंगे कि आप लोग कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप सेशन को शेयर कर दें, बहुत सारे लोग जान पाएँ। अगर बहुत सारे लोग लाइव में जॉइन होंगे तभी जाके क्विज़ को लाइव करने का कोई फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा? क्योंकि तभी हम ये समझ पाएँगे ना कि जो है कॉम्पिटिशन एक डेवलप हो पाएगा और कई सारे आंसर्स मिल पाएँगे। इसलिए क्विज़ को अभी शेयर कर दीजिएगा। जब मैं लाइव करूँगी सेशन को तो वहाँ पे हमें हेल्प मिलेगी और एक जो है कॉम्पिटिशन और प्रेशर भी फ़ील होता है लाइव होने में ना, और जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तब भी, क्योंकि कॉम्पिटिशन तो बहुत ही ज़्यादा है हर एग्ज़ाम में, ये सभी को पता है। तो क्या करिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वहाँ से अपनी पढ़ाई को क्या करिए, वो कैप 24 एप्लीकेशन से कंटिन्यू रखिए। चलिए कल सुबह मिलते हैं 8 बजे अपने एडिटोरियल वाले सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।